गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई एम लखन कुमार, योर फिजिक्स टीचर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 5 पार्ट 1 मोशन इन अ प्लेन, okay, of your physics book. So in this chapter, first of all, we read about the concepts of scalar and vector quantities. Let we read about it. On the basis of directions, we can divide the physical quantity into three types. First is scalar quantity. Scalar quantity is very simple. Those physical quantities which requires only magnitude but no direction for their complete representation are called scalar quantity. It means it has only magnitude but no direction. फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, मास, डेंसिटी, इन सभी के लिए हमें डायरेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना. तो दीज आर द स्केलर क्वांटिटी. स्केलर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सिंपल एल्जेब्रिक लॉज. यानी एल्जेब्रिक लॉज यानी जैसे 2+2 करते हैं या 2 मल्टीप्लाई विद 2 करते हैं, तो सिंपल वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट दोज क्वांटिटीज. ओके, सिंपल एल्जेब्रिक ऑपरेशंस लगाने हैं. क्लियर. नेक्स्ट वन, वेक्टर क्वांटिटीज़. वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या है देख लेते हैं. तो वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन एंड फॉलोज वेक्टर लॉज आर कॉल्ड वेक्टर्स. ओके, इसका मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन हो, और एक चीज़ और कि वेक्टर लॉज को भी वो फॉलो करे. ओके, तो यानी मैंने अभी तक जैसे थर्ड चैप्टर तक अगर वेक्टर का थोड़ा बहुत इंडिकेशन दिया था, तो मैंने ये बोला था मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर, है ना, वेक्टर क्वांटिटी. बट उसके साथ साथ उसको वेक्टर लॉज को भी फॉलो करना है. ये क्यों है मैं भी बताऊंगा. तो वेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. पोलर वेक्टर्स, पहले इसका एग्जांपल बता देता हूँ. जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया. ओके, एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ वेक्टर्स. फोर्स हो गया. पोलर वेक्टर्स, अभी पोलर वेक्टर क्या होते हैं, दो टाइप से हमने डिवाइड किया है. दीज आर दोज वेक्टर्स विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. ओके, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स एक्सेट्रा. ओके, मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और एक एक्सिस के अकॉर्डिंग ये इनका डायरेक्शन होता है ना. मतलब जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट या फोर्स की हम बात करें, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं या तो उसके पैरेलल उसकी डायरेक्शन में होगा, उसके एंटी पैरेलल होगा. यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, यानी जिस पॉइंट पे वो वर्क कर रहे हैं. ओके, तो ये हो गया हमारे पास पोलर वेक्टर. एक्सियल वेक्टर क्या होता है, दीज आर दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस. ओके, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एटसेट्रा. अब ये जो है ये एक्सिस के अकॉर्डिंग होते हैं. सिंपली पोलर वेक्टर जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए होते हैं, जो कि हमारे पास एक ही डायरेक्शन में या किसी मतलब एक प्लेन में मूव करते हैं ना. और एक्सियल वेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर फॉर द रोटेशन मोशन या सर्कुलर मोशन के लिए आते हैं, क्योंकि वो एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं, तो उनका वेक्टर का डायरेक्शन भी उस एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है. तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स और परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स जो भी होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा. क्लियर. तो इसका एग्जांपल भी एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सब कुछ दिया हुआ है, जो कि हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे. डिस्प्लेसमेंट वगैरह तो अभी पढ़ ही रहे हैं. एक है नॉलेज ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन की बात की है तो नॉलेज भी होनी चाहिए. जब भी हम प्लेन पे हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो हमारे पास जियोमेट्रिकल पोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्शंस को डिसाइड करते हैं. तो राइट साइड हमेशा ईस्ट होता है, लेफ़्ट साइड हमेशा वेस्ट होता है, वेस्ट, और अपर साइड नॉर्थ होता है और डाउन साइड साउथ होता है. ये चीज़ याद रखना. क्लियर, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे. अब बात करते हैं वेक्टर लॉज की क्या ज़रूरत है, ये वेक्टर लॉज है क्या. इस चैप्टर में हम वेक्टर लॉज आगे पढ़ेंगे. अब इसको ज़रूरत क्यों है ऐसा फॉलो करने की वो मैं बताता हूँ. इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन होती है. जैसे हम सर्किट में कोई भी हम कुछ बल्ब वगैरह ऐड कर देते हैं और उसको एक बैटरी से या कुछ भी कनेक्ट करते हैं, अभी 10th में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें हम करंट की डायरेक्शन शो करते हैं. बट इलेक्ट्रिक करंट इट इज़ नॉट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है. अब इसकी डायरेक्शन होते हुए भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. तो इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी कैसे हुई, क्योंकि ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं हुई. तो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. क्लियर, क्योंकि ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती. डायरेक्शन होने के बावजूद ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती. अब ये वेक्टर लॉज क्या है, क्योंकि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए
कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, एल्जेब्रिक्स हम नहीं करते हैं, तो वो लॉज जो हैं वो वेक्टर लॉज में आते हैं। ठीक है, तो एडिशन के कुछ लॉज हैं, सब्ट्रैक्शन के लॉ हैं, मल्टीप्लिकेशन के हैं, डिवाइडेशन के हैं, तो वो लॉज इसको फॉलो करना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन जो अभी तक आपने पढ़ी नहीं है बट है ये टेंजर क्वांटिटी। टेंजर क्वांटिटी क्या होती है? टेंजर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस एट द सेम पॉइंट। ओके, मतलब हर डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू होगी एक ही इंस्टेंट के ऊपर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर प्रेशर है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने एक बॉल को एक टब में डुबाया है, तो उसके नीचे की सरफेस पे ज़्यादा प्रेशर होगा विद कंपैरिजन टू अपर सरफेस। ये चीज़ याद रखना। ओके, जितना डेप्थ में जाओगे उतना प्रेशर बढ़ता है, तो मतलब हर डायरेक्शन में प्रेशर की डायरेक्शन वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो ये बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम आगे पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी पढ़ेंगे। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इट। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजर इज़ नॉट यूनिक, मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है टेंजर क्वांटिटी का वो यूनिक नहीं है, वो हर डायरेक्शन में क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट वन सम पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर्स। अब कुछ पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो जियोमेट्रिकली हम वेक्टर्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ लाइन विद एन एरो इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एज मैथमेटिकली। ओके, कि हम क्या करते हैं कि जियोमेट्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हम उसको एक एरो से शो, एक लाइन से शो करेंगे जिसके ऊपर एक एरो का टिप लगा देंगे, और ये इसकी टेल होगी, और जहाँ पर एरो लगा होगा वो हेड होगा। तो लेंथ ऑफ दिस एरो इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, एंड जिस डायरेक्शन में हम एरो लगाते हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ओके, तो मैथमेटिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर। ए के ऊपर हम सिंपल एरो लगाते हैं, या फिर हम उसको डार्क करके लिखते हैं, उस वर्ड को, अल्फ़ाबेट को, जिस जो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है हम उसको डार्क करके लिखते हैं। तो दोनों कहीं पर किसी बुक में आपको ये मिलेगा, किसी में ये मिलेगा। तो एनसीईआरटी बुक में ज़्यादातर ऐसा ही भी यूज़ किया हुआ है, डार्क बोल्ड वर्ड से, बोल्ड लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो अब मैं एक चीज़ मैं बता दूं कि बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने जियोमेट्रिकली किसी ए वेक्टर को इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया, तो मैंने वेक्टर ऐसे लगा दिया। अगर मैं ज्योमेट्रिकली किसी वेक्टर को यू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो बी वेक्टर हम ऐसे ही लिखेंगे, चाहे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबल इसका यही रहेगा। यू नहीं कि इस डायरेक्शन में, तो हम एरो ऊपर वाला चेंज करके इस डायरेक्शन में लगा देंगे, तो ये इट इज़ द रॉन्ग मेथड। तो डायरेक्शन तो मतलब इसके ऊपर तो हम ऐसे लगाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन वगैरह कौन रिप्रेजेंट करेगा? जियोमेट्रिकली जो एरो ड्रॉ करेंगे वो। क्लियर? दस द एरो in above figure represents a vector a vector, okay, in xy plane making an angle theta with x axis। तो ये जो हमारे पास डायग्राम है इसके अंदर a वेक्टर जो है वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कि xy प्लेन में रिप्रेजेंट है, और x एक्सिस से इसका एंगल कितना है? थीटा है। तो ये डायरेक्शन भी बताई हुई है इसमें। ओके, नेक्स्ट वन, ग्राफिकल फॉर्म। ओके, तो ग्राफिकल फॉर्म में हम क्या करते हैं उसको मैं बता देता हूँ। ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन हैविंग द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय इट। ओके, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ, और डायरेक्शन उसका एरो। इफ़ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ 5 न्यूटन एक्टिंग 45 डिग्री एन, यानी 45 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट। ओके, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सॉरी टू नहीं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, समझ रहे हो कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की साइड पे। तो ये हो गया नॉर्थ ऑफ ईस्ट, दैट मीन्स ईस्ट की से नॉर्थ की साइड पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर है, जिसमें नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ सब कुछ हमने दिखाया है। वी चूज़ अ कन्वीनियंट स्केल लाइक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, क्योंकि हमने एक स्केल लेना पड़ेगा, जैसे कि हम नॉर्मली मैपिंग या उसमें यूज़ करते हैं कि हम कितने लेंथ को किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का एरो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। तो वी ड्रॉ अ लाइन स्ट्रेंथ इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर टू द चूजन क्वांटिटी। अब एरो हमने इस डायरेक्शन में यू बना दिया। ये क्यों बनाया है? क्योंकि ईस्ट से नॉर्थ की साइड पे वो कितना डिग्री है? 45 डिग्री। ये लिखा हुआ नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 45 डिग्री एंगल पे नॉर्थ की साइड पे बनेगा। तो ये एंगल बनना चाहिए इससे, है ना। तो ये इसका टेल हो गया, और एरो यहाँ पर है इस डायरेक्शन में,
क्योंकि बाहर की साइड पे होगा। वी पुट एरो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब जहाँ पर जिस डायरेक्शन में वेक्टर है उस डायरेक्शन में एरो पुट कर देंगे। नेक्स्ट वन, ए बी वैक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए बी वैक्टर हमने लिखा है इसको, और इसी तरीके से लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए बी वैक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन, यहाँ पर हमें गिवन है। क्लियर। नेक्स्ट वन एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स देख लेते हैं कि हम किस तरीके से एंगल को मेजरमेंट करेंगे। एंगल बिटवीन टू वैक्टर मीन्स स्मॉलर ऑफ टू एंगल्स बिटवीन द वैक्टर्स when they are placed tail to tail by displacing either of the vectors parallel to itself. ओके, सबसे पहली बात कि हम स्मॉलर एंगल लेंगे, है ना, जो बिगर एंगल बनेगा वो नहीं, हम स्मॉलर एंगल साइड वाला एंगल लेंगे। ठीक है। सेकेंड थिंग हमारे पास है कि हमें क्या करना है, टेल टू टेल मैच करनी है, फिर उसके बाद मेजरमेंट करना है, यानी थीटा जो है वो हमारे पास 0 से पाई यानी 180 डिग्री के बीच में होगा या उसके इक्वल हो सकता है। तो जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की टेल मैच होनी चाहिए, ये रही, है ना, तो टेल हमने मैच कर दी है। इसी तरीके से हम इसमें भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास टेल मैच नहीं दी हुई है कहीं पर, जैसे ए वेक्टर इस डायरेक्शन में दे दिया और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में दे दिया, अब ये हेड से इसका टेल मैच है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि बी के सेम इक्वल लेंथ का हो और डायरेक्शन भी उसी तरफ इंडिकेट कर रहा हो, यानी डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा हो, तो सेम पैरेलल हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। अब देखो दोनों की टेल मैच हो रही है, तो ये भी वी वेक्टर है, तो ये हमने सिर्फ डिस्प्लेस किया है इसको, है ना, पैरेलल टू इटसेल्फ, है ना, तो यहाँ पर अब दोनों की टेल मैच हो रही है, तो देन दिस एंगल इज थीटा। अब मैं जो स्मॉलर एंगल की बात कर रहा था वो मतलब समझ लो कि ये एंगल भी तो बन रहा है, ये एंगल बिगर है, तो स्मॉलर साइड कौन सी है, ये वाली, तो दिस एंगल इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। तो 3 vectors are shown here. Find the angle between a vector and b vector, b vector and c vector, and a vector and c vector. ये 3 चीज़ें हमने करनी है। तो अब a और b में हमने देखना है, तो x एक्सिस की रेफरेंस लिए सभी में, तो x एक्सिस से ये 30 डिग्री बना रहा है और ये b भी 30 डिग्री, लेकिन ये डाउनवर्ड्स है, तो हम सेम ये जो एंगल है, ये जो मैग्नीट्यूड है, इतने ही मैग्नीट्यूड का एरो यहाँ पर बना देंगे टेल से टेल स्टार्ट करते हुए, और सेम डायरेक्शन में हमने बी बना दिया, सेम बना दिया, तो ये कितना हुआ 30 डिग्री हो गया, तो ये हमने दिया हुआ ना एक्स से कितना बनाना है 30 डिग्री डाउनवर्ड्स, तो टोटल कितना होगा 60 डिग्री। इसी तरीके से हमने अगर बी और सी में निकालना है, तो बी और सी में निकालने के लिए हम सेम मैग्नीट्यूड का इसी की डायरेक्शन में बना देंगे, तो ये टोटल 45 था और ये 30 है, तो बचा कितना बीच में एंगल 15 डिग्री हो गया इसके लिए 15, इसके लिए 60। अब ए और सी के बीच में निकालना है, तो ए का सेम मैग्नीट्यूड जितना है उतना मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन में हम ड्रॉ कर देंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री और 45 कितना हुआ 75 डिग्री, तो इसका आ जाएगा 75 डिग्री। ये 15 डिग्री था, ये 60 डिग्री और ये 75 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, बहुत सारे टाइप के वेक्टर होते हैं फॉर लाइक इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे और इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, तो देन दीज आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। ओके, यानी दोनों की एरो की लेंथ सेम होगी और दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो दीज आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शंस आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स, मतलब दोनों सेम मैग्नीट्यूड की एरो लेंथ सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट, देन दीज आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज नॉन एज जीरो, और नल वेक्टर इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि जिसका जीरो मैग्नीट्यूड है यानी वो एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इट इज़ डिनोटेड बाय जीरो। तो वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी उसकी कितनी होगी जीरो, तो जीरो वेक्टर। एक्सेलरेशन of an object moving the uniform velocity that means acceleration equals to zero vector, and resultant of two equal and opposite vectors are the example of null vector, yani two equal and opposite vectors are resultant of these is equals to zero, null vector बोलेंगे उसको। next one unit vector is the important term
that we can represent the direction of vector with the help of it. A vector having unit magnitude is called a unit vector. यानी जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं. अ यूनिट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज गिवन बाय ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए. देखो मैंने डार्क करके लिखा है ना, तो डार्क का मतलब ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर अपॉन ए. हम क्या करते हैं, सिर्फ यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है वेक्टर की, और उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, इसको ए कैप बोलते हैं, यू कैप डालते हैं इसके ऊपर है ना. ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर ओके अपॉन ए. यानी हम वेक्टर में उसकी मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा. देन इट कैन ओनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. सो इट इज़ द यूनिट वेक्टर. ए यूनिट वेक्टर इज द यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस वेक्टर एंड रिप्रेजेंट्स डायरेक्शंस ओनली. ओके, यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ही 1 हो गया है. इसका कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशंस नहीं होता, और ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. अब ये ऑर्थोगोनल क्या होते हैं, द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ द ऑर्थोगोनल एक्सिस लाइक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग होते हैं यूनिट वेक्टर्स. दीज यूनिट वेक्टर्स आर नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. ओके, तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय इट. देखो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है उसको आई कैप से लिखते हैं, आई कैप. और जो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है उसको जे कैप से, और जो जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है उसको के कैप से लिखते हैं. क्लियर. नेक्स्ट वन, को इनिशियल वेक्टर्स. वेक्टर्स हैविंग अ कॉमन इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स. को इनिशियल दैट मीन्स जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, एक कॉमन इनिशियल पॉइंट हो जिनका, है ना, दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स. नेक्स्ट वन, collinear vectors. Collinear vectors that means vectors having equal or unequal magnitudes but acting along the same here AB parallel lines are called collinear vectors. Okay, मतलब वो एक ही डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हो. तो जैसे ये दोनों है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है बट डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो दीज आर कॉल्ड collinear vectors. नेक्स्ट वन, ये इनको ए बी वेक्टर बोल सकते हैं ना, तो ए बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल लाइंस है, तो दिस कैन रिप्रेजेंट द कोलिनियर वेक्टर. नेक्स्ट वन, कोप्लेनर वेक्टर्स. वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर. यानी सभी के सभी एक ही प्लेन में रिप्रेजेंट हो, है ना, तो दीज आर कॉल्ड कोप्लेनर. यानी सभी बोर्ड के प्लेन में हो, जैसे एक्स वाई प्लेन में तो एक्स वाई में रहे, कोई जेड की तरफ ना आए बाहर की तरफ, तो दीज आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर. लोकलाइज वेक्टर, अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इज कॉल्ड लोकलाइज वेक्टर. जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है. फॉर एग्जांपल पोजीशन वेक्टर, जो कि जिसका इनिशियल पॉइंट हमेशा क्या होता है, ओरिजिन होता है. ऐसे इस पॉइंट की पोजीशन बनाने तो यूनिट पोजीशन वेक्टर बनेगा, है ना. नेक्स्ट वन, नॉन लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर्स. अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स इज कॉल्ड अ नॉन लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर्स. जैसे फॉर एग्जांपल किसी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसमें जो इनिशियल है वो फिक्स नहीं होता है. फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, या फिर हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है, जैसे एक का इस साइड पे है और एक का इस साइड पे है, तो दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी ये डिफरेंस होगा. तो ये इन दोनों की डायरेक्शंस पे रिप्रेजेंट करता है कि इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा, वो इन दोनों की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट वन, पोजिशन वेक्टर. पोजिशन वेक्टर, अ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ एनी पॉइंट और ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर. वो कह रहा है कि अ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस. ओके, एक तो स्ट्रेट लाइन होगी एंड द डायरेक्शन ऑफ एनी पॉइंट और द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. ओके, मतलब सबसे पहली बात कि हम ये बताएगा कि डायरेक्शन किसी पॉइंट का, जैसे ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस पॉइंट का जो पोजीशन होगा वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और डायरेक्शन एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, तो दैट इज़ द पोजीशन वेक्टर. इसको ओ ए है तो ओ ए वेक्टर बोल सकते हैं. ओ ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर हियर. क्लियर. नेक्स्ट वन, multiplication and division of vectors. Multiplication of and division of vectors by scalar. तो हम स्केलर से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क होगा वो चीज़ देख लेते हैं. अब मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर ए वेक्टर विद अ पॉजिटिव नंबर लैम्डा गिव्स अ वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर. लैम्डा ए वेक्टर एक नया रिजल्टेंट बना देगा वी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड बिकम्स लैम्डा टाइम्स बट द डायरेक्शन इज द सेम एज ए वेक्टर.
यानी दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल हमने ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। जैसे ए स्टार्टिंग में ये था तो इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा बट डायरेक्शन सेम रहेगा। क्लियर? तो ये 2a वेक्टर हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड डबल बट डायरेक्शन सेम। मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर ए वेक्टर बाय द नेगेटिव नंबर लैम्डा गिव्स द वेक्टर बी वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड हुज मैग्नीट्यूड इज माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। मतलब ए वेक्टर का माइनस लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। यानी अगर -2a से मल्टीप्लाई करते तो ये एरो यहाँ नहीं लगता, ये एरो फिर अपोजिट लगता कि मैग्नीट्यूड में डबल बट अपोजिट हो जाता। नेक्स्ट वन, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो नॉन जीरो स्केलर नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसको 1/m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स इतने फैक्टर से इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो कॉलिनियल वेक्टर जैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये है और इसको m a वेक्टर बाय 2 कर दिया तो इसका हाफ बनेगा ये, है ना, बट डायरेक्शन सेम होगा। अगर माइनस है तो अपोजिट। A physical quantity like 3 kg is multiply the vector a vector such that f vector is equals to ma vector. ओके, ये फोर्स का फॉर्मूला है जो आपने पहले ही पढ़ा है। और फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंड द डायरेक्शन ऑफ एफ इफ, ओके, इफ ए इज इक्वल्स टू दिस एंड ए इज इक्वल्स टू दिस। तो ए फर्स्ट वाले में तो 3 है तो m तो 3 गिवन ही है, इसमें पुट करेंगे तो ये ईस्ट वर्ड्स आ जाएगा क्योंकि a जो है ये यहाँ पर ईस्ट वर्ड्स है। सिर्फ a 3 से मल्टीप्लाई हुआ है एक स्केलर क्वांटिटी से, तो डायरेक्शन तो सेम रहेगा ईस्ट वर्ड्स बट उसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा यानी 9 न्यूटन। क्लियर? और इसी तरीके से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास -4 से 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 टाइम्स हो जाएगा ये, बट डायरेक्शन नॉर्थ ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो स्केलर नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्शन सेम रहेगा। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्शन चेंज हो जाता। क्लियर? नेक्स्ट वन, लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो कुछ लॉज हैं हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स के। तो ट्राइंगुलर रूल ऑफ एडिशन, मैंने बताया था ना कि एडिशन को हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, अलजेब्रिक सम नहीं होता है, वो कुछ अलग है हमारे पास। तो उसके लिए हम कुछ रूल्स यूज़ करते हैं वेक्टर को का एडिशन करने के लिए। तो फर्स्ट ट्राइंगुलर रूल है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, देख लेते हैं। तो कीप वेक्टर्स, ओके, स्ट्रेट लाइन टेल ऑफ वन वेक्टर कॉन्साइड विद द हेड ऑफ अदर। ओके, मतलब हमने 2 वेक्टर्स लेने हैं, एक का टेल और दूसरे का हेड जो है वो मैच करना है ना, तो दूसरे के हेड से मैच करना है। तो जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट ऑफ टू द हेड ऑफ अदर बाय अ लाइन विद एरो एट अ हेड ऑफ सेकेंड एंड दिस न्यू वेक्टर इज सम ऑफ द 2 वेक्टर्स। अब इसने क्या बोला है कि फर्स्ट वेक्टर का जो टेल है और सेकंड वेक्टर का जो हेड है एरो, उन दोनों को मैच कर देंगे तो ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद एक रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा एंड दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो रिजल्टेंट है ये ना, ये सही कर लो। तो ये ए बी वेक्टर हमारे पास हो गया, ये सी डी वेक्टर हो गया। तो हमने क्या करना है, इसकी टेल को इसके हेड से मैच करना है, यानी सेम मैग्नीट्यूड का हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे और सेम डायरेक्शन में। तो ये सी डी वेक्टर बन जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ गया। अब इसके बाद कहता है कि इस पॉइंट को, इसके टेल को और इसके हेड को मैच कर दो एरो से, तो ये जो आएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए डी वेक्टर। क्लियर? सो ए डी वेक्टर इज द ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। तो ये ट्राइंगल तभी कंप्लीट होगा जब लास्ट लाइन हम ड्रॉ करेंगे एज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। क्लियर? नेक्स्ट वन, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन बिल्कुल सिंपल सा है। द लॉ इज यूज टू द एडिशन मोर देन 2 वेक्टर्स, मतलब 2 से ज़्यादा हो। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, यानी उसका थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म है। और वी कीप ऑन अरेंजिंग वेक्टर्स, स्ट्रेट लाइन टेल ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर लाइज ऑन द हेड ऑफ फॉर्मर। मतलब एक की टेल दूसरे के हेड पे रखते जाएंगे, हेड पे रखते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा फॉर्मर फॉर्म में। व्हेन वी कनेक्ट द टेल ऑफ द फर्स्ट एंड द हेड ऑफ द लास्ट कनेक्ट कर देंगे, देन दिस एरो कैन रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स। तो जैसे ए वेक्टर हो गया, फिर हमने टेल्स, दूसरे वाले की टेल यहाँ से स्टार्ट कर दी, फिर तीसरे वाले की टेल यहाँ से स्टार्ट कर दी, फिर चौथे वाले की टेल यहाँ से स्टार्ट कर दी, और लास्ट में इसका फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड, इन दोनों को मैच कर दिया एक एरो से।
दैट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ इट। अब देखो इसमें हम सभी पॉइंट्स को स्टार्टिंग पॉइंट से मैच कर देंगे तो इसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स बन जाएंगे। तो ट्राइंगल रूल को ही फॉलो करता है। तो फर्स्ट में ए प्लस बी, फिर सेकंड में ए प्लस बी प्लस सी, ओके, और थर्ड में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये उसी तरीके से बना हुआ है कि सबसे पहले ए प्लस बी निकाला, उसके अंदर सी ऐड कर दिया और फिर लास्ट में डी ऐड कर दिया, या फिर हमने सीक्वेंस चेंज करके भी आप कर सकते हो। दैट इज द रिजल्टेंट। नेक्स्ट वन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ओके, तो स्टेप्स कीप द वेक्टर सच दैट देयर टेल्स कॉन्साइड। ओके, अब दोनों की टेल्स मैच होनी चाहिए। हम उसमें तो क्या करते थे, हेड के ऊपर टेल ऐड कर देते थे सेकंड वन का। तो दोनों वेक्टर्स जो हमने ए और बी वेक्टर कंज्यूम किए हैं उन दोनों की टेल को मैच कर देंगे, यानी इसका सेम मैग्नीट्यूड यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे और डायरेक्शन भी सेम। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास, ड्रॉ पैरेलल वेक्टर्स टू द बोथ, कंसीडर बोथ ऑफ देम एज साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। हम क्या करेंगे, दोनों के पैरेलल लाइन, ए वेक्टर के पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे, ओके, सेम मैग्नीट्यूड का, डायरेक्शन भी सेम, और बी के पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का। तो ये बन जाएगा। तो अब और करें कि देन द डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वेयर टेल्स कॉन्साइड रिप्रेजेंटेड द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। ओके, तो डायगोनल जो इनकी टेल्स के कॉन्साइड पॉइंट से स्टार्ट हो, देन दिस डायगोनल इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहाँ पर बन जाएगा। अब इसमें ये भी देख लो, यहाँ पर बी प्लस ए भी हो सकता है। तो b प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट सेम आ रहा है ट्राइंगल रूल से। ये फर्स्ट ट्राइंगल हो गया, ये सेकंड ट्राइंगल हो गया, है ना। तो इट मीन्स इट कैन फॉलो द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, कि सीरियल चेंज होने से उनके एडिशन में कोई फ़र्क नहीं आता। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन देयर पॉजिटिव डायरेक्शंस। दोनों की पॉजिटिव डायरेक्शंस में होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि दोनों की नेगेटिव डायरेक्शंस में हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये एंगल थीटा होगा, ओके, तो अगर हमने बी वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया तो ये एंगल थीटा नहीं होगा। हम इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन यानी इसको आगे इंक्रीज करेंगे और दोनों की टेल जहाँ मैच होगी वहाँ पर एंगल बनाएंगे, देन इट इज़ द एंगल। ओके, नेक्स्ट वन, डेरिवेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देख लेना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो हमने वही पैरेललोग्राम बनाया है और पैरेललोग्राम में ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, और दोनों को पैरेललोग्राम से शो कर दिया। ए वेक्टर के पैरेलल ए वेक्टर एक और बना दिया और बी वेक्टर के पैरेलल एक और बी वेक्टर बना दिया। ये बी वेक्टर होगा ना। तो इसका मतलब बनाने के बाद हमने क्या किया, इसमें थोड़े से कंस्ट्रक्शन किए। तो सबसे पहले सपोज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स थीटा एंड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए एंड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी। क्लियर। तो दोनों के बीच में एंगल हमारे पास थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो इसको आगे इंक्रीज करोगे तो ये एंगल थीटा होगा, दोनों की पॉजिटिव डायरेक्शंस में, है ना। अब इसके बाद हमने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ई पॉइंट हमारे पास कंस्ट्रक्शन में आ गया। क्लियर। अब हमारे पास क्या है कि रिजल्टेंट निकालना है। तो ये जो बड़े वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला, ये ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब बेस ये है और हाइट ये है, तो बेस इज द सम ऑफ ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई, और हाइट हमारे पास है डी ई स्क्वायर। अब ए बी प्लस बी ई का मतलब क्या है, ए बी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इट मीन्स ए, क्योंकि वो लेंथ है एक, तो लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड, सॉरी एरो का लेंथ जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है, तो ए आ जाएगा। अब बी ई क्या बनेगा, बी ई क्या बनेगा वो मैं बताता हूँ। देखो ये ट्राइंगल छोटे वाला मैं बना रहा हूँ, ये वाला, ये हमारे पास बी ई और ये डी है, इसका मैग्नीट्यूड बी है और इसका हमने कैलकुलेट करना है, इसका और इसका, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। अब जब हम इससे कंपेयर करेंगे इसको, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी डी ई अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, डी ई अपॉन बी, है ना। तो ये आ जाएगा, तो बी इधर आएगा तो डी ई इज इक्वल टू बी साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बी ई अपॉन हाइपोटेनस, तो बी इधर आएगा तो बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ई,
तो दोनों वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यूज़ कॉस थीटा और बी का साइन थीटा हम इसमें पुट कर देंगे। तो बी ई इज इक्वस टू बी कॉस थीटा एंड डी ई इज इक्वस टू बी साइन थीटा, इसमें पुट कर दिया। और पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, इसकी होल स्क्वायर होगी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और जैसे ही बी स्क्वायर कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ओनली बी स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 1 बी स्क्वायर, तो 2ab कॉस थीटा ये हो गया। अब ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज द स्क्वायर ऑफ दिस अमाउंट। ओके, इट मीन्स ए प्लस बी वैक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड लिखा है ना, ये जो सिंबल होता है ए वेक्टर पे मैंने मैग्नीट्यूड 2 लाइंस लगा दी, दैट इज द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड जो आएगा, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो ये अमाउंट होगा। अब हमने इसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी निकालनी है ए प्लस बी के, तो इसके लिए हमने मान लिया कि ए प्लस बी जो है ये रहा, ये जो है ए वेक्टर से अल्फ़ा डिग्री एंगल बना रहे हैं, अल्फ़ा की रेफरेंस से इससे, है ना। तो अल्फ़ा है तो एंगल अल्फ़ा विद वेक्टर ए इज ओके, तो यहाँ पर 10 अल्फ़ा निकाल सकते हो, तो 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इसका मतलब 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू डी ई अपॉन ए ई, ओके बन गया। तो डी ई हमारे पास बी साइन थीटा हमने पहले निकाला था, और ए ई इज इक्वल टू हमने पहले लिखा है ए बी प्लस बी ई, और ए बी प्लस बी ई है ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हमने पुट कर दिया। दैट कैन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन इनटू द एंगल फ्रॉम ए, मतलब एंगल की फॉर्म में ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस, सुन लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, टू अ वेक्टर ओनली अ वेक्टर ऑफ सेम टाइप कैन बी एडेड दैट रिप्रेजेंट्स द सेम फिजिकल क्वांटिटी एंड द रिजल्टेंट इज ऑल्सो ए वेक्टर ऑफ सेम टाइप। ओके, सबसे पहले हमारे पास जो भी वेक्टर्स होंगे वो दोनों सेम होने चाहिए, यानी वेलोसिटी वेक्टर में वेलोसिटी ऐड करेंगे और फोर्स वेक्टर में फोर्स वेक्टर को ऐड करेंगे, है ना। तो इसका मतलब दोनों सेम होने चाहिए, तो उनका रिजल्टेंट भी फोर्स ही आएगा और इनका रिजल्टेंट भी वेलोसिटी ही आएगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वन, द रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होल स्क्वायर रूट, दैट मीन्स पावर हाफ। सो आर विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम व्हेन 1, मतलब आर मैक्सिमम कब होगा, ये cos थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं गिवन वेक्टर्स के लिए। तो cos थीटा जब मैक्सिमम होगा, और cos थीटा मैक्सिमम का वैल्यू कितना होता है 1, cos थीटा मैक्सिमम कब होता है 1, है ना। तो थीटा 0 पे ये मैक्सिमम होगा, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 0 और वेक्टर्स आर लाइक और पैरेलल एंड आर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी जब दोनों पैरेलल होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे और सेम मतलब सेम डायरेक्शन में होंगे, तो दैट मीन्स ए प्लस बी इज़ द मैक्सिमम। और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एंड द एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू थीटा, देन आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2, इसी को सॉल्व करके हमने बनाया है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल थीटा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल पाई माइनस थीटा है, तो 2a साइन थीटा बाई 2 होगा। ओके, साइन थीटा बाई 2। ओके, इसके बाद द रिजल्टेंट विल बी मिनिमम इफ cos थीटा इज इक्वल टू मिनिमम, दैट मीन्स -1। तो हमें पता है cos थीटा मिनिमम का होता है जब -1 होगा, और -1 कितने डिग्री एंगल पे होता है, 180 डिग्री एंगल पे होता है ना। तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज दैट वेक्टर आर एंटी पैरेलल एंड आर मिनिमम इज इक्वल टू a माइनस बी, अपोजिट वेक्टर्स होंगे, ठीक है। एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि एक इस डायरेक्शन में है तो एक इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो 180 डिग्री एंगल अपने आप बन जाएगा। तो a माइनस बी, एक में से सेकंड को माइनस करेंगे क्योंकि -1 आ रहा है ना, तो ये रिजल्टेंट बन जाएगा। करके सॉल्व करके देख सकते हैं, इसमें पुट करोगे तो ये आंसर आएगा। इसी तरीके से इफ द वेक्टर a एंड b आर ऑर्थोगोनल, ओके, तो ऑर्थोगोनल का मतलब ये है कि वो एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे हो, तो थीटा इज इक्वल टू 90, देन r इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एज प्रीवियसली मैंशन दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम a माइनस बी टू a प्लस बी, यानी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी और मिनिमम वैल्यू होगी, तो इसके बीच में कहीं पर भी होगा। किसके लिए कि ये एंगल पे डिपेंड करता है, और
और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज 0 to 180। मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा अगर हमारे पास एंगल जो है वो 0 से 180 की तरफ बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर्स whose सम कैन बी 0 इज 3। ओके, यानी हमारे पास मिनिमम कोप्लेनर यानी कि प्लेन में प्रेजेंट मिनिमम कितने ऐसे वेक्टर्स हों जिनका कि रिजल्टेंट 0 हो सकता है, वो 3 है। क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने सीखा कि ट्राइंगल इज द मिनिमम शेप ऑफ पॉलीगन। ओके, तो हमारे पास टोटल कितने एरो बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे बन जाता तो तीनों का एडिशन कितना हो जाता, 0। समझ रहे हो, मतलब रिजल्टेंट बनता ही नहीं। फर्स्ट ऐसे बना, सेकंड ऐसे बना, तो हमने इस टेल को और इसको मैच नहीं करना। थर्ड वाला यहाँ से स्टार्ट होता और इसी क्रम में ये इसको बंद कर देता, इसी सीरीज में इसको बंद कर देता। तो अब रिजल्टेंट बनाने की हमारे पास जगह नहीं है, तो नल इज रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से द रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर, अगर एक ही प्लेन में नहीं है तो उनका वो 0 कब होगा, कैन नेवर बी 0, कभी भी 0 नहीं हो सकते। और मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो सम कैन बी 0 इज 4। ओके, मतलब 3 कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, तो उनका सम 0 नहीं हो सकता। उसके लिए मिनिमम कितने चाहिए, 4 चाहिए, यानी एक अलग एक्सिस के अकॉर्डिंग हो तब चलेगा काम, है ना। तो हमारे पास बनेगा नेक्स्ट वन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन हमने सीख लिया, तो अब बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर सेज माइनस ए वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एज वेक्टर ए बट पॉइंटिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव का मतलब यही होता है कि एक डायरेक्शन में ये है तो सेकंड डायरेक्शन में ये हो बट मैग्नीट्यूड सेम हो, तो माइनस ए वेक्टर। तो दस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब इस ये एक एडिशन बन गया, तो हमने एडिशन के रूल्स ये फॉलो कर लेगा। किस किस का, ए वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। क्लियर। तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो ऐसा बनेगा। देखो हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर है जिसके बीच में एंगल थीटा है, तो हमने क्या करना है, बी का नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाएंगे तो उतनी मैग्नीट्यूड का नीचे की साइड पे, अपोजिट साइड पे बन जाएगा ना। तो हमने नीचे की साइड पे माइनस बी बना दिया। तो अब जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, है ना। तो ये 180 माइनस थीटा एंगल बन गया। ओके, तो हमारे पास आ गया। तो अब जो ये रिजल्टेंट बनेगा वो एडिशन होगा इसका, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का, तो इट मीन्स ए माइनस बी। तो मैग्नीट्यूड ए माइनस बी कैसे आएगा, 180 माइनस थीटा, इस तरीके से आएगा। तो 180 माइनस थीटा का मतलब क्या आ गया, कोस थीटा। तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में कोस नेगेटिव होता है। 180 से 180 का मतलब कोस चेंज नहीं होगा, कोस ही रहेगा, बट ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो यहाँ पर बार माइनस आ जाएगा। क्लियर। फॉर द डायरेक्शन एस वेक्टर वी विल आइदर कैलकुलेट द एंगल अल्फा और बीटा वेयर। ओके, तो हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा को देख लेंगे, या तो अल्फा कैलकुलेट कर लो या बीटा, यानी ए वेक्टर से एंगल कैलकुलेट कर लो या बी वेक्टर से। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा की जगह 180 माइनस थीटा हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है जैसे उसमें बनाया था। और अगर इससे कैलकुलेट कर रहे हो तो इसके लिए अलग होगा। क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, ये रहा। ओके, two vectors of 10 units and 5 units make an angle of 120 degree with each other. Find the magnitude and angle of resultant with vector of 10 unit magnitude. हमने क्या करना है कि रिजल्टेंट और एंगल निकालना है 10 यूनिट्स वाले से। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या बनेगा। इसका मतलब जिससे एंगल ले रहे हैं, हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो ए से था, तो ए इज़ 10 से हमने एंगल निकालना है, और बी इज़ 5। क्लियर। और थीटा इज इक्वल टू गिवन है कितना, 60 डिग्री है ना, नहीं 120 डिग्री, 120 डिग्री हमारे पास है, सॉरी। यस,
ये था हमारे पास, तो ए हमारे पास हो गया 10, बी हमारे पास हो गया 5 एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये हम उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इस फॉर्मूले में जैसे पुट करेंगे तो कोस 120 डिग्री का होता है -1/2 वैल्यू, है ना। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 5√3, और 10 अल्फ़ा में पुट करोगे तो बी साइन थीटा होता है। तो बी हमारे पास क्या है 5 है, तो रेफरेंस हमेशा याद रखनी है, तो ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू √30, तो ये हमारे पास हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉट 60। हेयर शोज व्हाट इज द एंगल बोथ बिटवीन बोथ फैक्टर्स 120 डिग्री एंड नॉट 60 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास ये रेफरेंस ए से ली है, इसलिए 120 डिग्री लिया है, ठीक है, और 60 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीज़न हमारे पास पहले ही दोनों के बीच में एंगल ऐसे दिया हुआ है जो 120 डिग्री, क्योंकि जब इसको यहाँ ड्रॉ करोगे तो ये बनेगा ना, तो ये 60 डिग्री नहीं बनेगा, पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में, यानी 120 डिग्री बनेगा, ये मतलब है इसका। ओके, तो टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, जैसे हमारे पास, मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे ए वेक्टर ये बना और बी वेक्टर ये बना, तो दोनों के बीच में 120 डिग्री है, तो जब ट्राइंगल रूल लगाओगे तो इसको सेम मैग्नीट्यूड को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक की टेल और एक की हेड मैच होनी, तो ये 60 डिग्री नहीं लेना है, ये सेम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे तो ये 120 डिग्री बनेगा। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 2 आर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम एंड डिफरेंसेस। ओके, तो उनका सम और डिफरेंसेस का वैल्यू मैग्नीट्यूड दिखना है, तो इसका मतलब 60 डिग्री बना रहे हैं तो हम सेम लगा लेंगे, तो ए प्लस बी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ही, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से हमारे पास मतलब डिफरेंस का निकालना है, तो डिफरेंस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा। डिफरेंस के लिए यही वाला है ना, नेगेटिव वाला, तो 180 माइनस थीटा लगा हुआ था उसमें, तो 180 माइनस थीटा यानी 120 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री था, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2, तो ये आंसर आ गया। क्लियर। तो दीज आर द addition and subtraction rule of vectors. Okay, so it is the first part of the chapter number 4, in which we read about the vectors and scalar quantities, or in vector we read about the subtraction rule or addition rule for 4 vectors, है ना। तो हमने ये सब कुछ सीख लिया है, तो on the basis of it we can read about the next part of it. If you have any kind of doubt regarding this part 1, because it is the basic of this chapter, so then you can ask me in comment box or in group. Thank you.